जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। मतलब जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी जो है, सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान, मतलब जीवों का अध्ययन इसमें किया जाता है। जो बायोलॉजी के पिता है, बायोलॉजी के पिता जो है यह अरस्तु को कहा जाता है। यानी अरस्तु को बायोलॉजी के पिता कहा जाता है। सबसे पहले शुरू में क्या होता था, बायोलॉजी का अध्ययन एक ही मतलब पूरा जीव विज्ञान के अंतर्गत ही जियोलॉजी और बॉटनी का अध्ययन किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बायोलॉजी को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हो गया जूलॉजी और एक हो गया बॉटनी। देखिए, जूलॉजी और बॉटनी, तो जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे जीवों का, और बॉटनी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पेड़ पौधों यानी पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो जो जूलॉजी के पिता है, जूलॉजी के पिता अरस्तु को ही कहा जाता है, अरस्तु को। और जो बॉटनी के पिता जो है, बॉटनी के पिता ये थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जूलॉजी के पिता अरस्तु, अरस्तु ने ही जीव विज्ञान की खोज किया था। जीव विज्ञान के पिता इसलिए अरस्तु को कहा जाते हैं। और इसके अंतर्गत ही इसका एक भाग है जूलॉजी, इसकी एक शाखा है। और इसकी दूसरी शाखा जो है बॉटनी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जूलॉजी। जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद से स्टार्ट करेंगे बॉटनी। बॉटनी के अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जूलॉजी। तो जूलॉजी के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर जो है कोशिका आता है, कोशिका। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोशिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल। यानी व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, कोशिका क्या होता है। तो देखिए, हमारा जो शरीर है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिल के बना होता है। तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया था, वैज्ञानिकों ने सबसे पहले देखा कि शरीर किस तरह से बना है, मानव का शरीर किस तरह बना है। तो सबसे पहले मानव के शरीर में से छोटा सा हिस्सा लिया गया और उसको जूम करके देखा गया। अब जब उसको जूम करके देखा गया तो उसमें पाया गया कि एक छोटी सी संरचना है जो माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है, जिसको एक कोशिका कहते हैं। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले कोशिका की जो खोज है, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का खोज किया था। ये भी 1665 ईस्वी में किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने उस कोशिका की खोज कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसने देखा इस कोशिका मतलब अंदर ध्यान से देखा तो पता चला कि मृत कोशिका है। मतलब रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वो कोशिका मृत कोशिका थी। बाद में जो है जीवित कोशिका की खोज जो है, जीवित कोशिका की खोज जो है लुवेनहाक, एंटोनी वान लुवेनहाक ने किया था। लुवेनहाक मतलब मृत कोशिका का जो खोज है रॉबर्ट हुक ने किया था, और जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान लुवेनहाक ने किया था। अब जब कोशिका का खोज हो गया तो कोशिका खोज के बाद से इसका एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत जो है कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत जो है स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। और स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया और कहा कि हम मानव जो शरीर है, मानव शरीर कोशिका का बना होता है। और मानव शरीर में अगर कोई कोशिका मर जाती है तो उसमें से नया कोशिका का विकास होता है, मतलब कि उसमें कोशिका विभाजन होता है। तो आप लोगों ने देखिए, सबसे पहले कोशिका खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया 1665 ईस्वी में, लेकिन वो मृत कोशिका था। उसके बाद से जीवित कोशिका का जो खोज है लुवेनहाक ने किया। उसके बाद से कोशिका के जो सिद्धांत है स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। लेकिन जब कोशिका को देखा गया खोल के तो कोशिका कुछ इस आकार का देखा गया, मतलब कोशिका गोल आकार का देखा गया। जब कोशिका को देखा गया, जब उसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा गया तो उसमें एक बीच में था केंद्रक था बीच में। इस केंद्रक का खोज किसने किया, केंद्रक का जो खोज है
रॉबर्ट ब्राउन ने किया। जो कोशिका के केंद्रक है, कोशिका के केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। कोशिका का जो खोज है रॉबर्ट हुक ने किया और कोशिका के केंद्र का खोज 1831 ईस्वी में किया। अब जब धीरे धीरे वैज्ञानिक जब धीरे धीरे डेवलप होते गए तब उसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ खोज होता गया। जब इसमें कोशिका को और थोड़ा जूम करके देखा गया, तब जब देखा गया और यह जूम करके, तो इसमें देखा गया कि इसमें जगह 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 कोशिका के कई हिस्से हैं, जगह जगह कोशिका के इस तरह कई हिस्से हैं। तो इसमें खोजा गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी जो कोशिका के अंतर्गत ही आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या करता है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कोशिका जो है सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। तो देखिए सबसे जो छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे बड़े कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा में होता है। जो तरबूज होता है, तरबूज के समान शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। उसमें जब उसको इस तरह मतलब नंगी आंखों से कोशिका नहीं दिखाया जाता था, उसको शुतुरमुर्ग के अंडे को जब हम लोग उसमें से कुछ हिस्सा लेके और उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, तो उसमें देखा जाएगा कि जो इसकी कोशिका होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा की कोशिका सबसे बड़ी होती है। अब हम लोग देखते हैं मानव के, यानी जो ह्यूमन होती है, मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। तो देखिए मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका, तो मानव में इस तरह से, मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ये महिला यानी फीमेल का जो ओवम होता है, ओवम मतलब होता है अंडाणु। जो फीमेल का ओवम होता है, अंडाणु होता है, वो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है मेल का स्पर्म होता है। स्पर्म मतलब होता है शुक्राणु। मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है फीमेल का अंडाणु होता है, फीमेल का ओवम होता है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है जो मेल में होता है। अब देखिए मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी जो होती है न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन मतलब होता है तंत्रिका। मानव में सबसे लंबी कोशिका जो होती है न्यूरॉन होता है, तंत्रिका होता है। देखिए इस तरह मतलब सबसे बड़ी छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में सबसे छोटी कोशिका मेल का जो स्पर्म होगा और फीमेल का ओवम जो है सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा। सबसे लंबी कोशिका जो है न्यूरॉन होगा। जो न्यूरॉन है वो ब्रेन में पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इस कोशिका के अंतर्गत, जो कोशिका को जब और जूम करके देखा गया तो इसमें देखा गया जगह जगह कोशिका के कोई हिस्से हैं। तो उसी हिस्सा में सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है। तो देखिए जब माइटोकॉन्ड्रिया को खोल कर देखा गया तो उसका आकार इस तरह था। माइटोकॉन्ड्रिया को खोल कर देखा गया तो उसका आकार इस तरह था। अब जब एक कोशिका जितने भी पार्ट हैं एक झिल्ली में बंद है, देखिए ध्यान से, एक झिल्ली में बंद है। जो कोशिका के जितने पार्ट, जो ये झिल्ली होता है, ये जो झिल्ली है प्रोटीन का बना होता है। अब इस झिल्ली के अंतर्गत कोशिका के सब अंग होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है, खोज किसने किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज है ऑल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज ऑल्टमैन ने किया था। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पे
तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस जाता है फेफड़े में, तो फेफड़ा से उस सांस को कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से अलग हो जाता है, निकल जाता है, और जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड में मिला देता है। अब जब वो ब्लड ऑक्सीजन को लेके और चला जाता है कोशिका में, और कोशिका में चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन ग्रहण करके एटीपी बनाता है, और उसी एटीपी से ग्लूकोज बनता है, यानी 38 एटीपी मिलके ग्लूकोज बनता है। देखिए, हम लोग लेते हैं श्वास जाता है फेफड़े में। अब ये फेफड़ा जो है, फेफड़ा से ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब होगा और ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में। अब ये ब्लड भेजेगा कोशिका में, और कोशिका के किस हिस्से में? तो कोशिका के जो है माइटोकॉन्ड्रिया में। ब्लड जाएगा एक माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जब इस माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र चलता है। अब देखिए, जब माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा तो इसे अपने अंदर क्रेब्स चक्र चलता है, इसके अंदर क्रेब्स चक्र चलेगा। अब इसी क्रेब्स चक्र के दौरान इससे बनेगा एटीपी, यानी एटीपी बनता है। और अगर 38 एटीपी बन गया तो 38 एटीपी में एक ग्लूकोज बनता है, और एक ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। अब देखिए, यहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, सांस जाता है फेफड़ा में। अब फेफड़ा से जो है कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके वो फेफड़ा भेज देता है ब्लड में। अब ब्लड क्या करता है, उस ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा कोशिका में। कोशिका में जाएगा, कोशिका में कई सारे पार्ट है इसके, लेकिन वो कोशिका में किसी भी पार्ट को ऑक्सीजन नहीं देगा, वो सीधा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया उसका जो ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बनाएगा, कैलोरी में बनाएगा। देखिए, सीधा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ले लेगा ऑक्सीजन ले लेगा। अब इस ऑक्सीजन को लेके इसमें अपने में खूब उसको मतलब दबा के उसको घुमाएगा, अपने में क्रेब्स चक्र चलाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जब क्रेब्स चक्र चलेगा, अब इस क्रेब्स चक्र चलेगा तो उसमें से एटीपी बनेगा, और जब एटीपी 38 गो एटीपी हो जाएगा तो 38 गो एटीपी मिलके एक ग्लूकोज बन जाएगा, और एक ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। और स्वस्थ मनुष्य को दिन भर काम करने के लिए उसको जरूरी होता है 2500 कैलोरी ऊर्जा की, 2500 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होता है मानव को दिन भर काम करने के लिए। अब देखिए, हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एक आता है गाल्जी बाड़ी। मान लीजिए गाल्जी बाड़ी, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को देख लिया। अब गाल्जी बाड़ी का क्या काम है? अब देखिए, जो गाल्जी बाड़ी होता है ये ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। गाल्जी बाड़ी ऊर्जा का परिवहन करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया तो अपना बना देगा, कैलोरी बना देगा, ऊर्जा बना देगा, लेकिन ये बना के सिर्फ रखा रहेगा। मतलब अगर कोई भी जैसे चीनी मिल हो गया, वहाँ पे बस चीनी बनता है, चीनी मिल तो पहुँचाने नहीं जाता है, वहाँ पे चीनी बना कर रख देता है, अब वो ट्रक में लाद के वो पहुँचाया जाता है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है उसको पहुँचाया जाता है। इसी तरह यह माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा बना कर रख देता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को तो ज़रूरत नहीं है ऊर्जा के, बना कर रख दिया, अब उसको ले जाकर ट्रांसफ़र कर, जहाँ जहाँ मतलब ज़रूरत हो उसको भेजा जाएगा। तब उसका काम करता है जो गाल्जी बाड़ी करता है। गाल्जी बाड़ी क्या करता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनाए गए जो ऊर्जा है उसको लेके जहाँ भी ज़रूरत होता है शरीर में, वहाँ तक वो यह ऊर्जा पहुँचाने का कार्य करता है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो हमको सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत जो है जीभ को है, और जीभ के जितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं उसके ऊर्जा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा कुछ देर में। लेकिन जब इसका ऊर्जा ख़त्म होगा तो हम बोल नहीं पाएंगे, मतलब कोई भी जो है थक जाएगा, बोल नहीं पाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो गाल्जी बाड़ी क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा लेगा और ले आके सीधे जीभिया को दे देगा, और जीभिया को ज़रूरत है ऊर्जा की तो जीभिया को दे देगा, ऊर्जा की ज़रूरत है, और तब जाके हम पूरी ताकत से बोलेंगे। तो देखिए, सबसे ज़्यादा क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं ER, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको कहते हैं ER। तो देखिए, सबसे पहले जो कोशिका होता है तो कोशिका में उसका विभाजन भी होता है। जैसे ER हो गया, चलिए अब विभाजन बता रहे हैं।
तो ईआर, अब इसके बारे में हम देखते हैं ईआर। इसको इंग्लिश में, इसको फुल फॉर्म जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको अंतःप्रद्रव्य जलिका कहते हैं। तो अब हम देखते हैं ईआर के। ईआर इसको कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब इस ईआर का क्या काम है, मतलब इसका क्या कार्य है। देखिए, एक कोशिका हो गया, ठीक। अब इस कोशिका जो है, कोशिका क्या होता है, गोल होता है। कोशिका होता है गोल, लेकिन जब गोल होगा, कोई भी चीज़ जो है गोल होगा, तो खुद जब दबाएगा तो पचक जाएगा, पचक जाएगा। जैसे कोई सरसों के दाना के बराबर कोशिका है, मतलब उसे नंगी आंखों से तो कोशिका देखा नहीं जा सकता, उसको माइक्रोस्कोप द्वारा जूम करके देखा जाएगा। तो अगर कोई कोशिका गोल है या कोई भी चीज़ गोल है, अगर उसके ऊपर हम कुछ रखेंगे तो दबा जाएगा, पिचक जाएगा। तो उसी तरह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो काम है इस तरह आता है, या मतलब इसको पिलर कहते हैं, कोशिका का पिलर कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का पिलर कहते हैं। ये क्या करता है, कोशिका को पचकने से रोकता है, पचकने से इसको रोकता है कोशिका को। अब देखिए, जब वैज्ञानिकों ने कोशिका को जब और जूम करके देखा तो ईआर देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जब इस ईआर को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जूम करके और देखा वैज्ञानिकों ने, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो एक भाग है, उसका एक भाग चिकना है, और दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग में इस तरह दानेदार टाइप का कुछ है। जो ये भाग है ये स्मूथ हो गया, और ये भाग है रफ हो गया। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब जूम करके देखा गया तो इसमें से स्मूथ और रफ काटा गया। अब जब इस स्मूथवा को देखा गया, जब इसको देखा गया तो यहाँ पे देखा गया, इसमें पाया गया वसा, यहाँ पे मिला इसको वसा। यानी कोई भी चिपचिपा पदार्थ हो, तेल मसाला घी, तेल घी, वो मतलब चिपचिपा पदार्थ जो है वसा का है, होता है। हमारे शरीर पे भी इस तरह त्वचा पे छूने से वसा टाइप का होता है, वो भी वसा होता है शरीर पे भी। वसा का क्या कार्य होता है, वसा का यही कार्य होता है कि वो शरीर में टूटी फूटी जगहों को भरपाई कर देता है, और जहाँ भी वसा ज़्यादा रहेगा वहाँ का मतलब कि चमकीला बन जाएगा त्वचा। तो देखिए, जो स्मूथ था इसमें वसा की मात्रा ज़्यादा था, और यहाँ पे जब जो रफ एरिया था इसमें बिंदु बिंदु टाइप का कुछ था। जब वैज्ञानिकों ने इसको भी और जूम करके देखा, तब देखा कि ये बिंदु बिंदु जो है, इसको राइबोसोम नाम दिया गया, राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में, मतलब इसका दो भाग हो गया, स्मूथ और रफ। अब जब इस रफ एरिया को जूम करके देखा गया तो यहाँ पे डॉट डॉट टाइप का कुछ था। अब इसको जब जूम किया गया तो राइबोसोम मिला। अब क्या होता है राइबोसोम, देखिए, जो राइबोसोम है इसको भी जब दो प्रकार से होता है राइबोसोम, एक होता है 70 ईयर्स और एक होता है 18 ईयर्स। देखिए, जब इसको राइबोसोम को और जूम किया गया, देखा गया ये सब प्रोटीन है। यानी राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि जो कोशिका का झिल्ली बना रहता है ये भी प्रोटीन का बना होता है, और राइबोसोम जो है प्रोटीन को बनाता है, यानी प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। अब इसमें जो 70 ईयर्स है, 70 ईयर्स किस में पाया जाएगा और 80 ईयर्स किस में पाया जाएगा। जो देखिए 70 ईयर्स जो है ये हल्का होता है, 70 ईयर्स हल्का होता है, और ये जो है प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक में जैसे कोरोना हो गया, कोरोना क्या है, एक जीवा, मतलब वो एक प्रोकैरियोटिक में आ जाएगा। और जो 18 ईयर्स है इसके अंतर्गत आ जाएगा पादप, मतलब पेड़ पौधे, मानव, मतलब जितने मतलब यूकैरियोटिक जीव है इसमें पाया जाएगा 18 ईयर्स राइबोसोम, और जितने प्रोकैरियोटिक जीव है इतने पाया जाएगा 70 ईयर्स राइबोसोम। अब ये राइबोसोम क्या करता है, इसका मतलब प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि इसमें बस प्रोटीन ही भरा रहता है। तो जो अंतःप्रद्रविक जलिका होती है, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका बस यही काम है कि कोशिका को पिलर प्रदान करता है, मतलब कि कोशिका को पचकने से रोकता है, कोशिका का कंकाल जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। देखिए, कोई भी मनुष्य है और हम लोग चलते हैं तो किसके मतलब कि
हमारे जो शरीर में कंकाल है, कंकाल की मदद से चलते हैं। अगर शरीर में कंकाल नहीं रहेगा तो लो तो देख कोई गिर जाएगा, कोई मतलब गिर जाएगा, चल ही नहीं पाएगा कोई। उसी तरह कोशिका का भी एक कंकाल कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका को पचकने से रोकता है। और जब कोशिका पचकेगा नहीं तभी तो इसमें के सारे जो अंग है वो काम करेंगे अच्छे से। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया राइबोसोम, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंतर्गत राइबोसोम को। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करेगा। अब गाल्जी बॉडी उस ऊर्जा को जहाँ जहाँ जरूरत होगा उसको पहुँचाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, ये जिसको है वसा और रफ। वसा क्या होता है, देखिए जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए जो महिला की जो चेहरा होता है, महिला की त्वचा जो है चमकीला होता है, और पुरुष जो होते हैं, पुरुष में वर्षा की मात्रा कम होती है। क्योंकि महिलाओं को ठंडा क्यों नहीं लगता है ज़्यादा, पुरुषों को ज़्यादा ठंडा लगता है। और महिलाओं को कहीं भी ब्याह शादी में, शादी विवाह में कहीं भी देखिए जो पुरुष होते हैं 2-4 को कपड़ा पहन लेंगे, साल ओढ़ लेंगे, तभी भी कांपते रहेंगे, लेकिन महिला वहीं पे झमका के बजाएगी पूरा, मतलब कि उसको थोड़ा भी ठंडा नहीं लगेगा, उसको ठंडा ही नहीं लगेगा। और उसी तरह मतलब जो वर्षा होती है महिलाओं में ज़्यादा होती है, और पुरुषों की अपेक्षा जो है महिलाएं ज़्यादा मोटी होती हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा वसा रहेगा। वसा का क्या कार्य है, शरीर को भर देता है। जैसे कोई पतला लड़का, जैसे हम ही है पतले, हम में वसा की कमी है, क्योंकि जो जिसमें वसा ज़्यादा रहेगा उसका शरीर मोटा हो जाएगा और मोटा दिखेगा। और इसमें जैसे हम लोग स्मूथ और रफ को पढ़ लिया, राइबोसोम को पढ़ लिए, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा, गाल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन करेगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके अंतर्गत राइबोसोम आएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं सेंट्रोसोम के बारे में। यहीं पे मतलब कि इसी के अंतर्गत एक आता है सेंट्रोसोम। अब देखिए क्या होता है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का काम है कोशिका का विभाजन करना, यानी सेंट्रोसोम का कार्य है कोशिका का विभाजन करना। कोशिका का विभाजन कैसे होता है, जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम ये जो कोशिका का विभाजन करता है, मतलब अगर किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है चिंटू, ठीक, अब इस चिंटुआ को किसी ने इसके हाथ पे मार दिया। अब जब इस चिंटुआ को हाथ पे मार दिया गया तो वहाँ की और चोट लगेगा, तो उस चिंटुआ का क्या होगा, यहाँ की कोशिका जो है मर जाएंगी, और मरी हुई कोशिका को जो है नेफ्रोसिस कहते हैं। अब इस चिंटुआ को हाथ पे चोट लग गया, इससे कोशिका जो है मर जाएंगी हाथ की। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ कहीं चोट लगता है वहाँ की जो त्वचा है काला पड़ जाता है। क्यों काला पड़ता है, क्योंकि वहाँ की कोशिका जो है मर जाती है। अब जब कोशिका वहाँ की मर जाएंगी तो नई कोशिका की जरूरत होगी, तब यहाँ पे जो सेंट्रोसोम काम आता है। क्या करता है सेंट्रोसोम, यहाँ की कोशिका अगर मर गई, ठीक, यहाँ की कोशिका काला पड़ गई, तो जो इसके आसपास का जो सेंट्रोसोम होता है, आसपास का जो एरिया होता है ये वाला, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी जो कोशिका होता है उसको नए कोशिका, और मतलब कि सेंट्रोसोम का कार्य करता है कि कोशिका विभाजन करता है, इसका विभाजन करके इसको भरपाई करते हैं। धीरे धीरे हट जाएगा, धीरे धीरे काला एरिया हट जाएगा और पूरा त्वचा सही हो जाएगा। यानी अगर इस चिंटुआ को यहाँ पे चोट लगा तो यहाँ की कोशिका पड़ गई काली, और जब यहाँ की कोशिका काली पड़ गई, यहाँ की कोशिका मर गई, तब इसके आसपास की जो कोशिका होती है इसको धीरे धीरे अपने कोशिका विभाजन करके धीरे धीरे इसको भरपाई करेगी, और जब इसका भरपाई हो जाएगा तब यहाँ पे हो जाएगी नई कोशिका। और धीरे धीरे कुछ दिनों में, जैसे कहीं किसी को चोट लगा तो वहाँ की जो हिस्सा है काला हो जाएगा, और धीरे धीरे कुछ दिनों में वो भर जाता है। तो यही होता है कोशिका विभाजन। अब देखिए कोशिका विभाजन क्या होता है, कभी कभी बहुत खतरनाक साबित हो जाता है। कैसे, कोशिका विभाजन सबसे तेज़ी से कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन लीवर पे। अगर हम लोग अगर लीवर का जो हिस्सा है, लीवर के एक हिस्सा इतना काट के निकाल दिया जाए तो ये हिस्सा जो है फिर से पनक जाएगा, मतलब इसमें फिर से विभाजन होगा और लीवर अपना मतलब रूप फिर से बना लेगा। लीवर में बहुत तेज़ी से कोशिका विभाजन होता है। अगर कोई पेट में चाकू मारे तो अगर लीवर पे चाकू लग गया तो फिर भी मतलब वो आदमी नहीं मरेगा, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन जो ब्रेन होता है, ब्रेन में कोशिका विभाजन नाक के बराबर होता है, मतलब बहुत धीमा, या फिर कोशिका विभाजन ही नहीं होता है। मान के चलिए जैसे अगर कोई एक बांस मारा किसी के कपार पे,
जैसे इसके कपार पे एक बात मारा गया, अब इसके कपड़ा पे एक बात मारा गया तो सबसे पहले कौन रोकेगा? सबसे पहले जो कपड़ा का जो ऊपर का त्वचा होगा, ये जो ऊपर का त्वचा होगा इसके कपार के, ये रोकेगा। अब जब इस त्वचा जब और थोड़ा तेज मारा गया तो इसका जो हड्डी होगा क्रेनियम, हड्डी का नाम होता है क्रेनियम, जब ये और तेज मारा गया तो हड्डी पे लगेगा और हड्डी की कोशिका मर जाएंगी। जब हड्डी की कोशिका जब डेथ हो जाएगा तो उसको हड्डी में भी सेंट्रोसोम पाया जाएगा और सेंट्रोसोम उसको नई कोशिका विभाजन करके उस हड्डियों को ठीक कर देगा। लेकिन जब इसको और तेज मारा गया तो इस हड्डिया के नीचे होता है मेम्ब्रेन झिल्ली। इस मेम्ब्रेन झिल्ली जो होता है, ये झिल्लिया क्या करता है, अगर उस झिल्ली पर चोट लग गया तो उसको हो जाएगा ब्रेन हेमरेज, और जब उसको और तेज मारा गया तो उसका ब्रेन पर लग जाएगा और उसको एनसीबी गिर जाएगा। मतलब कि और इसको जोर से लग गया किसी भी व्यक्ति को, यानी सरकार जो है हेलमेट पहनने के लिए क्यों बोलती है? क्योंकि देखिए कोई भी बाइक चला रहा है अगर गिर गया तो उसके सर पे जोर से लग गया तो या तो तुरंत मर जाएगा या तो फिर उसका एनसीबी गिर जाएगा और शरीर का कोई ना कोई हिस्सा जो है काम करना बंद कर देगा। इसीलिए जो सर हेलमेट पहनने के लिए बोला जाता है, क्योंकि बॉडी का कोई भी अंग है, बॉडी का कोई भी हिस्सा है, अगर चोट लगा तो ठीक भी हो सकता है, कोशिका विभाजन हो सकता है इसमें। लेकिन जो ये ब्रेन होता है, ब्रेन में कोशिका विभाजन ना के बराबर होता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो देखिए किसी को ब्रेन में चोट लग गया, इसको ब्रेन में चोट लग गया तो अब ये क्या करेगा, या तो इसका जो है याददाश्त चला जाएगा, भूल जाएगा कि हमारा नाम क्या है, या फिर इसका कोई भी हिस्सा काम करना बंद कर देगा और कोशिका विभाजन जो है इसमें होगा ही नहीं, धीरे धीरे इसका हिस्सा काम करना बंद कर देगा। और कभी कभी क्या होता है, कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे क्या होता है, मान लीजिए इसके हाथ पे चोट लगा, ठीक, हाथ पे चोट लगा, अब वहाँ की 10 कोशिका मर गई। अब इसके 10 कोशिका मर गई, तब 10 कोशिका मर गई तो उससे कोशिका विभाजन होगा और 10 नई कोशिका बनेंगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 10 कोशिका नहीं बने, 20 को बने, 50 को बने, ठीक है, लेकिन कभी कभी इस 10 कोशिका का जगह पे 10 लाख कोशिका बन जाती है, जो कि खतरनाक साबित हो जाएगा, जो आगे चल के कैंसर का रूप ले लेता है। अगर यहाँ पे 10 की जगह पे 10 लाख बन जाए तो यहाँ पे हो जाएगा कैंसर। जैसे कोई हड्डी पे अगर चोट लगा तो हड्डी की जो वहाँ की कोशिका है मर गई, फिर वहाँ पे कोशिका विभाजन होगा और जब कोशिका विभाजन होगा तो वहाँ पे नई कोशिका बनेंगी। लेकिन कभी कभी जब हड्डी में ज़्यादा कोशिकाएं बन जाती है तो हड्डी में हो जाता है गांठ, और जब हड्डी में पड़ जाएगा तो हो जाएगा बोन कैंसर। इसी तरह ब्लड में भी होता है, ब्लड में कोशिका विभाजन ज़्यादा होगा तो उसके वजह से हो जाएगा ब्लड कैंसर। ब्रेन में जो है कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, इसके लिए ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जो है सेंट्रोसोम के बारे में समझ गए। सेंट्रोसोम का क्या कार्य है? सेंट्रोसोम का यही कार्य है कि सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है, टूटी फूटी भागों को फिर से नया कर देता है, फिर से कोशिका विभाजन करके उसको भर देता है। जो कोशिका चैप्टर है इसका पार्ट 2 जो है जल्द ही मिलेगा आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।